So very good evening friends, we will meet again for a discussion of the mechanism of apoptosis of cells injury. So if you don't follow my channel, please subscribe and like all the videos and comment, and also comment the videos is benefit to you or not, and what changes are made by me to get more beneficial to you. And if you want to make or get a video of another subject, you can kindly comment me, so I can recommend that and I can read that comment and made another subject video also. So now let's discuss the MRC notes. मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस. यहाँ पे एपोप्टोसिस की मैकेनिज्म हो रही है, किस तरह से हो रही है ये हम डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे दो होता है, एक स्टार्टिंग फेज और एक एंडिंग फेज. स्टार्टिंग फेज को इनिशिएशन बोलेंगे और एंडिंग फेज को एग्जीक्यूशन बोलेंगे. अब इनिशिएशन के दो टाइप्स है, एक इंट्रिंसिक पाथवे है और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे. यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने C9, C8, C3 क्यों किया, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा. आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, चाहे कोई भी पाथवे हो, दोनों का एंड तो एक ही है, दोनों का एंड एग्जीक्यूशन ही होता है. चाहे यहाँ इंट्रिंसिक से शुरू हो तो भी वो एग्जीक्यूशन पे ही ख़त्म होता है, या इनिशिएशन से एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक से शुरू हो तो भी एंड तो वो एग्जीक्यूशन पे ही करता है. राइट. सो थोड़ा सा देखते हैं कैस्पस. अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ आ गया होगा कि ये सी किससे स्टैक किसको रिप्रेजेंट करता है, कैस्पस को रिप्रेजेंट करता है. राइट. अब क्या है वो आगे आपको दिखाता हूँ. क्या होता है इनिशिएशन कैसे शुरू होता है, स्टार्टिंग है वो भी किससे स्टार्ट तो हो रहा होगा. अब ये जो कैस्पस है ये वाला, ये एक्टिवेशन अगर हो गया, ये कैस्पस सब में स्टोर होता है, सारे सेल्स में स्टोर होता है. अगर ये एक्टिवेट हो गया तो एपोप्टोसिस हो जाएगी. और अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा कि एंडोन्यूक्लियस है ना, उसको एक्टिवेट कर देगा. अब एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है, EAC आता है, देखो ये यहाँ पे EAC. अब ये एंडोन्यूक्लियस एक ऐसा एंजाइम है जो DNA को डैमेज कर देता है. DNA डैमेज हो जाता है और डेथ हो जाती है. अब कैस्पस है क्या, ये हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा. ये जो कैस्पस है हमारा, कैस्पस एक एंजाइम है. यहाँ पे भी EAC आता है, इसलिए आपको थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा कि आप भी इतनी इंटेलिजेंट है, आप मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है. कैस्पस है ये एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द DNA डेथ. DNA को मारने के लिए कैस्पस को सुपारी दी जाती है. ठीक है. अब कैस्पस बहुत टाइप के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. पर हमको काम किन किन का है, हमको चाहिए कैस्पस 9, कैस्पस 8 एंड कैस्पस 3. अब आप सोचेंगे याद नहीं रहेंगे. एक एग्जीक्यूशन में कैस्पस 3 को आप ऐसे याद रख लीजिए, बट ऐसे ही याद रख लीजिए, बट इसका एक सॉल्यूशन हमारे पास है. यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रिंसिक अगर आप लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं इंट्रिंसिक. ऐसे मत लिखिए, आप ऐसे लिखिए इंट्रिंसिक. कर्षु का आई कीजिए, आपको याद आएगा कि ये 9 रिप्रेजेंट करता है, कैस्पस 9. और ये एक्सट्रिंसिक है ना, इसको ऐसे जोड़ दीजिए, ये 8 रिप्रेजेंट करेगा आपको. ठीक है. तो याद रखिए, हमको सिर्फ ये दोनों याद रखिए, उसमें तो ऑटोमेटिक याद रह ही जाएगा कि वो C3 आता है. तब इंट्रिंसिक होता है तो कैस्पस 9 एक्टिवेट होता है. ठीक है. एक्सट्रिंसिक में कैस्पस 8 एक्टिवेट होता है, और एग्जीक्यूशन जो कि लास्ट फेज है वहाँ पे कैस्पस 3 और थोड़ा बहुत 6, 7 का काम आता है, पर हमको मेन वहाँ पे जो काम करता है वो कैस्पस 3 काम करता है. सो आइए डिस्कस करते हैं वहाँ के पाथवेज. सो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक पाथवे डिस्कस करते हैं. देखिए आप घबरा जाएंगे, पर पीछे मैंने इससे भी अच्छी वे में लिखा है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छे वे में इसको रिप्रेजेंट किया है. आप घबराइए मत, जैसे समझाने के लिए. अगर चाहे तो आप अपने सर को पागल बनाने के लिए दिमाग ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी थोड़ी देर घूम जाएंगे. सबसे पहले क्या होता है, ये चीज़ में सबसे मेन माइटोकॉन्ड्रिया का काम है हमें यहाँ पे. अब आप सोच रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, क्योंकि ये जो कैस्पस है ना, ये इसकी वजह से ही आता है.
नॉर्मल केस पे स्टोर होता है हमारी बॉडी मतलब सेल्स में। अब यहाँ पे मैंने आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। देखिए नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 3 है, 4, 5 एंड 6। आपको आप जब भी पढ़िए, नोट्स भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैं जल्दी ट्राई करूँगा कि इसको मैं अपलोड कर दूँ। तो आप जब भी पढ़े, वीडियो को पॉज करके पढ़े, तो इस तरह से सीक्वेंस में पढ़े। पीछे मैंने यही सीक्वेंस में लिखा है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया हम ये फर्स्ट डिस्कस करते हैं, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करता है, एटीपी बनाता है। एटीपी किस तरह से बनाता है, थ्रू क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। अब क्रेब्स साइकिल का हमें काम नहीं है। ईटीसी में एक साइटोक्रोम सी करके एक एंजाइम होता है, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं बायोकेमिस्ट्री में। साइटोक्रोम सी करके एक एंजाइम होता है, वो क्यों यूज होता है, यूज टू ब्रेक एटीपी। समझा, यूज टू ब्रेक द एटीपी, सॉरी ग्लूकोज, सॉरी used to break glucose so it can make ATP, right, inside the mitochondria. by chance ये जो साइटोक्रोम सी है, ये आप देख सकते हैं ये बाहर निकल गया। अगर ये बाहर निकल गया तो एपाफ1 एक सब्सटेंस होता है, जिससे मिल गया तो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट कर देगा, और यही तो चाहिए। और कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो गया तो इंट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत हो गई, सेल की एपोप्टोसिस की शुरुआत हो गई। अब आप सोच रहे कि कोई ऐसी चीज़ तो बाहर ऐसे निकल नहीं सकती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की सेल वॉल वेल डेवलप्ड है, डबल सेल वॉल है वहाँ पे, मतलब डबल वॉल, इनर आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे। तो निकलता कैसे है, तब देखिए यहाँ पे कुछ ये रिसेप्टर्स दिख रहे हैं आपको, रिसेप्टर लाइक कवर है, ये कवर, यहाँ पे केमिकल्स होता है BaCl2 नाम का। ये एंटी एपोप्टिक है। एंटी एपोप्टिक मीन्स कोई ऐसी चीज़ ये बाहर निकलने नहीं देती, स्टिक ऑन द मेम्ब्रेन। ये केमिकल ये मेम्ब्रेन में स्टिक रहते हैं, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी है वो बाहर नहीं निकल सकते, वो अंदर ही रखते हैं उसको। पर साथ में अगर बैक, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है आपके लिए, मुझे पता है, तो अगर ये आप एक बार सिर्फ समझ लोगे, बहुत ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है, आप लिख सकते हो, आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ सकती है। अगर कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, अगर आपको पूछे भी तो आप ये बोलो तो आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। बैक एपोप्टिक कंडीशन, ये एंटी एपोप्टिक थी, मतलब ये एपोप्टिक है तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, ये रिस्पॉन्सिबल है साइटोक्रोम सी का रिलीज होने के लिए सेल में। तो बैक की वजह से साइटोक्रोम सी रिलीज होता है, राइट। अब आप बोलेंगे अगर ये रिलीज होता है तो सामने ये भी तो है, ये उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। हाँ बिल्कुल जा सकता है, पर ये होने का कारण क्या है। सपोज कोई रेडिएशन आया, हाँ कोई रेडिएशन आता है, तो जैसे रेडिएशन आया सेल को स्ट्रेस हुआ, क्या हुआ, सेल को स्ट्रेस आया। जैसे सेल को स्ट्रेस आता है, ये BaCl2 को कम कर देता है और बैक को बढ़ा देता है, क्योंकि रेडिएशन की वजह से सेल समझ रहा है कि अब उसे कुछ हो रहा है, इसकी वजह से BaCl2 कम हो जाता है और बैक बढ़ जाता है। और बैक बढ़ने की वजह से जो प्रोसीजर है ये शुरू हो जाती है, बैक बढ़ता है तो साइटोक्रोम बाहर आते हैं, एपाफ से मिलते हैं और कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करते हैं। अब इसको हम एक फुल्ली चार्ट वे में समझ लेते हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजीएस्ट हो सके। देखिए मैंने एक नॉर्मल फ्लो में दिया है आपको, आप इससे देख सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है, राइट। अब एटीपी है वो क्रेब्स साइकिल और ईटीसी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ईटीसी में साइटोक्रोम सी होता है, साइटोक्रोम सी इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसे BaCl2 प्रोटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि वो मतलब स्टिक रहता है कि वो बाहर ना आए, समझे। और साइटोक्रोम सी सेल के अंदर अगर बाई चांस रिलीज हो जाता है तो किसकी वजह से होता है, बैक केमिकल है, नेचुरली हुई एपोप्टिक है, ये साइटोक्रोम सी को बाहर लाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी इनसाइड द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया से सेल में लाता है। अब साइटोक्रोम सी है वो एपाफ, आप सोच रहे होंगे एपाफ क्या है, ये एपोप्टोसिस एक्टिवेशन फैक्टर 1 होता है, जिसके साथ कंबाइन हो जाता है और कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करता है, जो स्टार्टिंग ऑफ एपोप्टिक, मतलब एपोप्टोसिस
ये स्टार्टिंग है सेल डेथ की। इफ सेल आर गेटिंग स्ट्रेस, कीमो रेडियोथेरापी की वजह से BCALT को कम करता है और बैक को बढ़ा देता है, जिससे कैस्पेस-9 एक्टिवेट होता है और लीडिंग टू सेल एपोप्टोसिस। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको याद है कि आप सोच रहे होंगे कि बाकी 2 पाथवे भी बाकी है, पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये एक ही बड़ा था, बाकी तो बहुत छोटे हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ये देखिए, ये इंट्रिंसिक है ना, छोटा, बहुत छोटा है, राइट। इंट्रिंसिक में क्या होता है, कुछ रिसेप्टर बाहर होते हैं जिसे हम डेथ रिसेप्टर कहते हैं। अब उस डेथ रिसेप्टर पे ये डेथ लिगेंड आके बाइंड हो जाते हैं। बाइंड मतलब उसी के आकार के होते हैं। सो यहाँ पे से सपोज मान लो बाइंड हो जाते हैं। अब बाइंड हो जाते हैं, जैसे ये दोनों ये डेथ रिसेप्टर पे डेथ लिगेंड बाइंड हो जाएगा तो कैस्पेस-8 को एक्टिवेट कर देगा। कैस्पेस-8 को एक्टिवेट कर देगा मतलब सेल एपोप्टोसिस की दूसरा मेथड और दूसरा पाथवे शुरू हो जाएगा। अब चाहे जो भी पाथवे हो, C9 वाला यानी कि इंट्रिंसिक वाला या C8 वाला यानी कि एक्सट्रिंसिक वाला, दोनों ख़त्म तो C3 पे ही होने हैं। अब C3 जब होगा तो क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन रेस्ट्रिक्शन कर देगा। मतलब ये जो एंडोन्यूक्लियस है ना, यहाँ पे कट लगता है, ये स्पेसिफिक साइट होती है जिसे एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। अगर बाहर लगे तो उसे एक्सो बोलेंगे, पर इस स्पेसिफिक साइट पे अंदर लग रहा है, कट मारा। सो एक्सिक्यूशन पे यहाँ पे से कट आएगी, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेशन रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, समझा। सो ये थी तीनों पाथवे, राइट। अब आगे क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स है, हम फीचर्स भी देख लेते हैं साथ में। फीचर्स में कुछ ऐसा है, सेल श्रिंकेज हो रहा है, सेल श्रिंकेज, फिर DNA कंडेंसेशन, जैसे कि हमने पहले देखा था। DNA कंडेंसेशन मीन्स पिक्नोसिस होता है, ये पिक्नोसिस है। नो इन्फ्लामेशन, यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट, एपोप्टिक बॉडीज बन रही है यहाँ पे। व्हाट इज एपोप्टिक बॉडीज, ये जो नॉर्मल सेल है यहाँ पे फिर ऐसा होता है कुछ, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है। ये जो सब्सटेंस है इसे एपोप्टिक बॉडी बोलते हैं, ये एपोप्टिक बॉडी है। फिर एनेक्सिन 5 इज नथिंग बट इट इज़ अ एपोप्टोसिस मार्कर। 180 to 200 बेस पर फ्रेगमेंट, यानी कि DNA है, यहाँ इसकी स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स बनती है। डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड से हम देख सकते हैं किस टाइप का सेल डेथ है। ये मेथड से आप देख सकते, सपोज ऐसा हो जिसे हम लाइट चेन कहेंगे और ऐसा हो जिसे हम हैवी चेन कहेंगे। कुछ 2 मेथड है सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो जो सेल इंजरी हुई है वो नेक्रोसिस से हुई है या एपोप्टोसिस से। सो आइए उसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, अगर स्टेप लैडर पैटर्न में दिखे तो सेल एपोप्टोसिस से हुआ है, और अगर डिफ्यूज पैटर्न में दिखे तो वो नेक्रोसिस से हुआ है। आइए इसके दोनों मेजर डिफरेंस हम स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के कुछ डिफरेंस है। नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होता है, यहाँ पे नहीं होता है। ये ग्रुप ऑफ सेल में डाई होते हैं और ये सिंगल सेल डाई होता है। इसमें स्वेलिंग होती है Na+ और H2O के कॉम्बिनेशन से। यहाँ पे श्रिंकेज होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन इंटैक्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनेल्स को डैमेज होता है, यहाँ पे एपोप्टिक बॉडीज बन जाती है। वहाँ की उसकी जैसी सेम, मतलब उस एपोप्टिक बॉडीज़ में थोड़े से केमिकल्स, मतलब थोड़े से लाइसोसोम होंगे, थोड़े से रिबोसोम्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। छोटा मोटा गोल्गी बॉडी हो सकता है, लाइक दैट। फिर न्यूक्लियस डैमेज हुई इसमें होगा नेक्रोसिस में। यहाँ पे कंडेंसेशन हुए पिक्नोसिस एपोप्टोसिस में। इन्फ्लामेटरी सेल्स, यहाँ पे मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगी, सेल डेब्राई। डिफ्यूज पैटर्न होगा, यहाँ पे स्टेप लैडर होगा। ये पैसिव प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे नो स्पेसिफिक एंजाइम और यहाँ पे एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है कैस्पेस, जो सबकी बैंड बजाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे। आई होप यू एंजॉय द एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस. If you are get helpful, please comment me and like my channel and follow and send to your friends to get benefit.